नमस्कार दोस्तों। H1 की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। अभी तक आपने देखा कि काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स ने बेहतरीन प्रेजेंटेशन किए हैं। आपको जो कंपनियों में इंटरेस्ट है वो कंपनियों में से कौन सी कंपनी किस लेवल पे लेनी है, इसी सीरीज में मैं आज का जो प्रेजेंटेशन है हमारा, बहुत बार हम गवर्नमेंट की कंपनियों को निगलेक्ट करते हैं, हमें लगता है कि ग्रोथ नहीं रहेगा, बट गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स चेंज होता है, तो हमें जरूर देखना चाहिए। तो डिफेंस में एक बेहतरीन कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो हमारे राजकोट के जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट, जिनका क्लिनिक है होम्योपैथी फॉर एवर, जो राजकोट में बहुत फेमस है, तो हमारे राजकोट के फेमस डॉक्टर जिन्होंने रिसर्च किया है डिफेंस की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर अगर आप देखोगे तो पिछले 2-3 साल में 3 गुना हो चुका है। बहुत बार हमारी हाथ से ऐसी कंपनी छूट जाती है, तो हमें डेफिनेटली ऐसी कंपनियों पे फोकस करना चाहिए। तो आई वेलकम डॉक्टर सुभाष जी। थैंक यू सर। H1 रिजल्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023 में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस होल सीरीज इज इंस्पायर्ड एंड गाइडेड बाय मिस्टर पीयूष पटेल सर। आज जो हम कंपनी के बारे में बात करेंगे वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे सर ने बताया, ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो ज्यादातर हम वेरिफिकेशन में गवर्नमेंट कंपनी को इतना वेटेज नहीं देते। इससे पहले मैंने एक और कंपनी प्रेजेंट की थी SBI बैंक, वो भी PSU बैंक है, लेकिन वहां पर इन्वेस्ट वो फोकस करने की वजह अलग थी, वो एक वैल्यू बाइंग कुछ समय पहले। और यहाँ पर जो हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं उसका मायना कुछ अलग है। तो थोड़ा वो डिटेल में अगर इंडस्ट्री और कंपनी का एनालिसिस करेंगे तो उसका रीजन हमें चलेगा। एक डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी है। तो डिफेंस में अगर ऑल ओवर वर्ल्ड का ग्लोबल सिनेरियो देखें तो 2021 के हिसाब से मिलिट्री का ग्लोबल जो स्पेंडिंग था सबसे ज्यादा यूएस ने किया, यानी $800 बिलियन और ऑलमोस्ट 40% जितना। सेकंड नंबर पर चाइना है $300 बिलियन का। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर में इतना डिफरेंस है। और थर्ड नंबर पे इंडिया है। वैसे देखो तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, लेकिन यहाँ पर मिलिट्री स्पेंडिंग में थर्ड नंबर पर है। यानी कि हमारा वो इतना पहले इतना नहीं था, पिछले कुछ समय से जैसे गवर्नमेंट का फोकस डिफेंस पे ज्यादा हुआ है, तो इसी वजह से इंडिया अभी वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर है मिलिट्री स्पेंडिंग। और हमारे हमसे जो बड़ी इकोनॉमी है जापान, जर्मनी, वो कंट्री हमसे कम स्पेंडिंग करती है। तो दूसरी बात कि ओवरऑल अगर ग्लोबल अलग अलग कंट्रीज का देखो तो जो लोग मिलिट्री रिलेटेड आर्म्स का इंपोर्ट करते हैं, इनमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट इंडिया करता है ओवरऑल वर्ल्ड में 11% जितना। यानी कि हम जो स्पेंड कर रहे हैं, हमारा जो स्पेंडिंग में डिफेंस में जो फोकस बढ़ा है वो स्पेंडिंग ज्यादातर अभी इंपोर्ट पे डिपेंड है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया पे और अलग अलग इंडस्ट्री को तो प्रोत्साहन दे रहे, तो उसी हिसाब से जो डिफेंस में कंपनी होगी, जो गवर्नमेंट का फोकस है, तो डिफेंस रिलेटेड कंपनी को फायदा होगा और उसमें भी मेक इन इंडिया है। इसलिए मतलब कि जो इंडिया की कंपनी होगी उनको इस सेक्टर रिलेटेड कंपनी को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम इंपोर्ट के बदले इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस होगा, तो इंडिया की जो भी डिफेंस रिलेटेड कंपनी होगी उसमें हम अच्छा ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। तो इनमें से टोटल अगर पूरा इंडस्ट्री का देखो तो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इनमें सबसे बड़ी कंपनी है एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और दूसरी कंपनी है बीएल। तो ऑलमोस्ट सेम जितना मार्केट कैप है। बाकी सभी बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं। ये 2 कंपनी मिला के ही ऑलमोस्ट 70-80% जितना मार्केट शेयर ले रही है। और सेल्स में देखो तो सेल्स में सबसे बड़ा है एचएल 52%, और उसके सामने बीएल सेकंड नंबर पर है 31% के साथ। प्रॉफिटेबिलिटी में भी एचएल 60% है और बीएल 28%, यानी कि बीएल से एचएल का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल है। सेल्स और प्रॉफिट में दोनों में एचएल नंबर 1 है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन बीएल को मिल रहा है। ऐसा क्यों है? तो उनके लिए उसके क्वालिटी पैरामीटर्स को समझते हैं। क्वालिटी पैरामीटर्स में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लिक्विडिटी रेशियो कैसा है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में देखो तो बीएल का 15.4% है, एचएल का 20% है। लेकिन सबसे ज्यादा डेटा पैटर्न, तो छोटी कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, छोटी कंपनी है, लेकिन सबसे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन उसका है। करंट रेशियो में भी देखो तो ओवरऑल सभी कंपनी का करंट रेशियो अच्छा है। बीएल का 1.4% और एचएल का 1.8 ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन यहाँ पर भी हम देखो तो डेटा पैटर्न सबसे अच्छा है और पारस का 5.3 सबसे बड़ा है। इसी तरह अगर ट्रेड साइकिल में देखो तो बीएल का सबसे कम है। तो बड़ी कंपनी होती है, जो अच्छी कंपनी होती है, यहाँ इसी कंपनी में मैं देखते हैं कि उधारी सबसे कम है। 7 डेज में उसका जो पूरा का सेल्स का रेवेन्यू का साइकिल है वो चल रहा है।
एचएल का 66 है, वो भी इतना कंफर्टेबल है, लेकिन जो कंपनी हमें आगे अच्छी दिख रही थी, डेटा पैटर्न और पारस, वो दोनों कंपनी में ट्रेड साइकिल 230 240 जितना, यानी कि ऑलमोस्ट एक साल जितना उधारी, यानी कि पूरा एक साल का जो बिजनेस है उधारी में चल रहा है। तो जब अच्छा है, क्योंकि अभी डिफेंस में एक अच्छा ग्रोथ आया है, मेक इन इंडिया की वजह से हम धीरे धीरे इंपोर्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सेक्टर के रिलेटेड कंपनी होगी तो ऑलमोस्ट सभी कंपनी को फायदा होगा। लेकिन जब बुरा समय होता है ना, तभी इस तरह की कंपनी को, जिसका ट्रेड साइकिल ज्यादा है, या तो जिसका डेब्ट ज्यादा है, या तो जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स में थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज है, तो इस तरह की कंपनी को में बुरे समय में ज्यादा तकलीफ होती है। तो सोलवेंसी रेशियो में भी देखो, सोलवेंसी रेशियो में मेजोरिटी कंपनियां डेट फ्री है। डीएल को फोकस करें, एचएल को, दोनों जो बड़ी, डीएल एचएल को हम इसीलिए फोकस करें क्योंकि वो सबसे बड़ी कंपनी है सेल्स और रेवेन्यू प्रॉफिट के हिसाब से। बाकी छोटी कंपनियों में डेटा पैटर्न भी और पारस की जो हम बात करें वो भी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और सबसे ज्यादा रोजरफील्ड का 62% और अपोलो का 37% डेप्ट है। डेप्ट रेशियो में भी देखो तो डीएल और एचएल ऑलमोस्ट सेम है, 64-67% के साथ। डेटा पैटर्न का 19%, पारस का 17% है। बाकी सभी कंपनियां ऑलमोस्ट 40-50% के आसपास का डेप्ट रेशियो है। लेकिन आईसीआर में देखो तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सोलवेंसी रेशियो में डीएल सबसे अच्छा है 622, और एचएल का भी कंफर्टेबल है 91, इससे ज्यादा है तो हम कंफर्टेबल मानते हैं। लेकिन देखो डेटा पैटर्न का कम है, सेम थिंग पारस का कम है। तो इसी तरह से जहां पर क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, तो अच्छे समय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कुछ तकलीफ होगी तो इस तरह की कंपनियों में एक रिस्क फैक्टर होता है, उसको हमें जब इन्वेस्ट करते हैं तब ये पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी देखो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे अच्छा बीएल सॉरी एचएल है 26%, बीएल का 20% है। बाकी सभी कंपनियों का ऑलमोस्ट 15% देता है, जो कि अच्छा है। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी में देखो तो बीएल अभी अपने जो पुराना इन्वेस्टमेंट इक्विटी उनसे 10 टाइम्स प्रॉफिट कर रही है, एचएल 15 टाइम्स प्रॉफिट कर रही है। बाकी सभी कंपनियां जो डिफेंस में सेक्टर में शुरुआत है, नई कंपनियां है, तो उसका 1, 2, 3 के आसपास चल रहा है। रिटर्न ऑन ओवरऑल एसेट्स में देखो तो बीएल का 7% और एचएल का 9%, यानी कि सेम जैसा है। डेटा पैटर्न का सबसे अच्छा है 13%। यहाँ सभी कंपनियों में देखें तो ओवरऑल यहाँ पर एक इसमें हम दो ग्रुप कर सकते हैं। जैसे डिफेंस में अगला धंधा करने वाली कंपनी दो है, बीएल और एचएल, और सामने छोटी छोटी कंपनियां 5-7 है। तो बीएल और एचएल को कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट पैरामीटर में दोनों कंपनी आती है। कुछ सोलवेंसी रेशियो में देखो तो इसी तरह से बीएल एचएल के कंपैरिजन में अच्छा लग रहा है। इसके सामने देखो तो डेटा पैटर्न पारस है, तो उसका आपका होल्डिंग है, तो उसमें भी आप निवेश बनाए रख सकते हो, वो भी अच्छी कंपनी है। हम बीएल की बात करें इसलिए ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनी बुरी हो गई, वो भी अच्छी कंपनी है, लेकिन वहां पर हमने देखा क्वालिटी पैटर्न पैरामीटर में कहीं कहीं रिस्क है। तो इसी वजह से इस तरह की कंपनी में हम अपना पोर्टफोलियो में वेटेज थोड़ा कम रख सकते हैं। बीएल में रखा है तो हम थोड़ा पोर्टफोलियो में वेटेज थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं। तो इसी वजह से अगर फोकस में रखेंगे तो हमारा रिस्क कम हो जाएगा। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का बिहेवियर समझ दे तो यहाँ पर देखो सेल्स में, जैसे सर ने बताया कि पहले इस तरह की कंपनी में फोकस नहीं था क्योंकि सेल्स ग्रोथ नहीं था। अभी ये सेल्स ग्रोथ आया, ये पूरा का पूरा काउंट करके तो भी 20 साल में 11% CAGR से 8 टाइम्स हुआ है। तो यहाँ तक तो 2014-15 तक इतना ग्रोथ नहीं था, 15 के बाद से एक अच्छा ग्रोथ आया है। तो ये जो ग्रोथ है गवर्नमेंट का यहाँ पर फोकस बढ़ा है, तो ये ग्रोथ और बढ़ेगा। तो इसी वजह से अभी ग्रोथ आया है और क्वालिटी में भी अच्छा है, इसीलिए हम फोकस कर रहे हैं। सेम थिंग प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखो तो 20 इयर्स में ओवरऑल 13% से बढ़ा है, 12 टाइम्स हुआ है। लेकिन अगर 2014-15 तक देखो तो ऑलमोस्ट एक नैरो रेंज बाउंड रेंज में ही चलता था, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स भी इतना नहीं बढ़ रहा था, प्रॉफिट भी इतने नहीं बढ़ रहे थे। अभी जैसे सेल्स में एक अच्छा सा जंप आया है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी हम देख रहे हैं एक अच्छा सा इंप्रूवमेंट आया है, राइट। तो ये सभी चीजें डायरेक्टली प्राइस पर रिफ्लेक्ट होगी। इसी वजह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पिछले 2-3 साल में 3 गुना जैसा हुआ, राइट। ये कोई इनसाइडर वाली स्टोरी या तो एक कोई बोलते ना कोई कुछ लोग एक शेयर को चला रहे, ऐसा नहीं है। ये यहाँ से सेल्स और प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो डायरेक्टली प्राइस में रिफ्लेक्ट होना ही है, इसलिए वहां पर हम रैली देख रहे हैं। अभी रिसेंट सिनेरियो क्या है, H1 का रिजल्ट अगर देखें उनमें जो पहले सबसे पहले मेजर कॉस्ट को देखते हैं तो मेजर कॉस्ट उसका जो काम ही है प्रोडक्शन रिलेटेड, तो मटेरियल कॉस्ट उसका सबसे ज्यादा है।
और एम्प्लॉय बेनिफिट देखो तो एम्प्लॉय बेनिफिट 19% जितना शेयर है। उनमें सबसे ज्यादा जो मेजर कॉस्ट है मटेरियल कॉस्ट वो 49% से बढ़ा है और सेकंड हाईएस्ट जो मेजर कॉस्ट है वो 14% से बढ़ा है। तो वो दोनों को अगर मिला के देखे तो जितना सेल्स का ग्रोथ है उतना ही ऑलमोस्ट कॉस्ट उसका बढ़ा है, तो इसी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में हमें उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट देखेगा। अगर करंट ट्रेंड में देखें तो 9 मंथ में जो सेल 26% था, रिन्यूअल में वो 9% हुआ, उनमें लो बेस था वो कोविड की वजह से, इसीलिए एक हाई जंप दिख रहा है 90% दिख रहा है। और H1 में वो कूल ऑफ होकर 35% आया है जो कि अच्छा है। और साल खत्म होते होते और भी जो लो बेस इफेक्ट धीरे धीरे कम होते होंगे, Q3 Q4 में इतना इफेक्ट नहीं रहेगा, तो इसी वजह से कूल ऑफ होकर हम कंजर्वेटिवली एक्सपेक्ट करेंगे कि 20% जितना ग्रोथ होगा। और लॉन्ग टर्म में देखो जब बुरा समय था उसी समय कंपनी ने 10-11% जितना ग्रोथ किया है, तो अभी यहाँ से तक अच्छी रैली की शुरुआत है, तो यहाँ से 12% तो मिनिमम 12% तो ग्रोथ होना ही चाहिए, तो 12% से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कंजर्वेटिव रहते हुए हम 12% की उम्मीद करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखो तो 9 मंथ में 17% का प्रॉफिट में ग्रोथ था, फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते 14% हुआ, और एक में एक लो बेस की वजह से एक हाई जंप दिखा 1400% का। और H1 में जो एड्रेस हुआ तो अभी 53% के आसपास है, तो मार्जिन और सभी चीजों को देखते हुए हम उम्मीद करेंगे कि साल खत्म होते होते वो कूल ऑफ होगा और 10% जितना हमें प्रॉफिट में ग्रोथ दिखेगा, और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी जितना सेल्स का ग्रोथ है उतना 12% की हम उम्मीद करेंगे। और मार्जिन में भी देखो तो 9 मंथ में 14% था, एनुअल में 16% हुआ, फुल में सेल्स और प्रॉफिट दोनों में जंप है लेकिन मार्जिन कम हुआ, यानी कि वो फिगर्स में अच्छा दिख रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। 12% था वो H1 में इंप्रूव हुआ है। सेल्स और प्रॉफिट को अगर आप देखो तो H1 में सेल्स भी कम हुआ है, प्रॉफिट भी कम हुआ है, लेकिन मार्जिन इंप्रूव हुआ है, वो एक अच्छी बात है। और तो खत्म होते होते भी हम उम्मीद करेंगे कि 14% जितना मार्जिन मेंटेन करेंगे, लॉन्ग टर्म में बिहेवियर के हिसाब से 15% के आसपास का मार्जिन रह सकता है। फ्यूचर ट्रेंड में देखो तो इस साल हमारा एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी 18,000 करोड़ के आसपास का सेल्स करेगी, तो 30 आते आते 40,000 करोड़, 35 में 70,000 करोड़ से ज्यादा का सेल्स होगा। प्रॉफिटेबिलिटी भी इस साल 2,600 करोड़ है, जो 30 में 6,000 करोड़ से ज्यादा और 35 में 10,000 करोड़ से ज्यादा का उसका प्रॉफिट होगा। तो इसी हिसाब से इस साल का जो एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड ईपीएस है वो 4 रुपीज है, जो कि 35 आते आते 15 रुपीज जितना हो जाएगा। और उसी हिसाब से इस साल हम उम्मीद कर इस साल का जो इंटरेस्ट यानी कि फेयर वैल्यू है वो 72 रुपीज आ रहा है। देखो इससे पहले जब ग्रोथ नहीं था तो मार्केट में इतना उसको वैल्यूएशन नहीं मिलेगा, तो उसका लो था। यहाँ पर हम पी को जिस तरह से पिछले कुछ समय से ग्रोथ आया है, तो इसी वजह से पी को थोड़ा अपग्रेड किया है। तो पहले उसको 10-15 के आसपास का पी मिल रहा था, अभी 15 से 20 का तो मिलेगा, इस तरह से ग्रोथ आया है। तो इसी वजह से फेयर वैल्यू अगर पुराने बिहेवियर के हिसाब से देखो तो 55 जितना है, लेकिन पुराना बिहेवियर और अभी का जो रिसेंट का पिछले कुछ समय का ट्रेंड है वो उसमें एक पॉजिटिव अप मूवमेंट है, तो इसी वजह से हमने फेयर वैल्यू को भी थोड़ा अपग्रेड किया। 72 रुपीज के आसपास आ रहा है, क्योंकि 30 में 168 रुपीज और 35 में 296 रुपीज के आसपास रहेगा। अगर पहले पीएसयू बैंक थी जहां पर इतना ग्रोथ हम देखते हैं कि नहीं होता है, तो वहां पर भी एक पिछले कुछ समय से रैली आया, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग का या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट क्या होता है वो समझो कि 20 इयर्स पहले अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज वो 60 टाइम हो चुका होता। और पहले प्रॉफिटेबिलिटी कम थी, लेकिन सालों में कभी भी कंपनी ने लॉस नहीं किया, तो इसी वजह से कंसिस्टेंट हमारे डिविडेंड आया है। तो रिटायरमेंट वाले जो लोग हैं तो वो इस तरह की कंपनी में फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हर साल आपको डिविडेंड आएगा और अभी जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो हर साल आपका प्रॉफिट डिविडेंड भी बढ़ेगा। तो अभी इस साल 18% आपका डिविडेंड, यानी कि 20 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो इस साल आपके अकाउंट में 80,000 रुपीज डिपॉजिट हुए होंगे, और जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी धीरे धीरे वो अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा। बाइंग रेंज में देखो तो लास्ट रिजल्ट में भी हम इसके आगे के प्रेजेंटेशन में भी आपने देखा होगा कि 62 से 80 रुपीज का जो उसका बाइंग रेंज था, और वहां से एक शेयर ने ब्रेकआउट दिया और तभी टारगेट हमारा 115-120 रुपीज के आसपास था, क्योंकि अभी शेयर प्रॉफिट बुकिंग जोन में है। तो अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप 5-10% अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और जैसे करेक्शन होता है तो ये रेंज के आसपास
अगर आप चाहो तो आप अपना पोजीशन बना सकते हो। तो पोर्टफोलियो में हम 2% वेटेज दे सकते हैं। एज ए डिस्क्लेमर, दिस होल प्रेजेंटेशन इज ओनली एंड ओनली फॉर द लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट पर्पस। आप अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद अपना रिसर्च कीजिए, या तो अपने इन्वेस्टर एडवाइजर से आप डिस्कस करने के बाद डिसीजन ले सकते हैं। एंड थैंक यू, लेट्स लर्न विथ प्रॉफिट फ्रॉम इट। थैंक यू सर। या थैंक यू सुभाष भाई, जबरदस्त प्रेजेंटेशन। और बहुत से लोगों का ध्यान नहीं रहता है डिफेंस की कंपनियों की, गवर्नमेंट की कंपनी रहती है, लेकिन आपने सबसे बड़ा लेसन जो दिया मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का, आपने बताया कि 1 लाख के 60 लाख हो गए 20 साल में, एंड 80% डिविडेंड यील्ड भी आ गया है। तो यही मैजिक रहता है दोस्तों। हम हमेशा बातें सुनते हैं फ्यूचर ऑप्शन की, कॉल पुट की, और हमें स्ट्रेस फ्री भी रहना है। तो हमें अपना जॉब संभाल के, नौकरी संभाल के, जो भी हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, और मैक्सिमम रिजल्ट इसमें ही आते हैं दोस्तों। तो इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए मैं सुभाष जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, और एक डिफेंस की बेस्ट कंपनी हमारे भी रडार पे लाने के लिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा। और डिफेंस की इस कंपनी के बारे में मैं पीयूष सर से एक राय लेना चाहूंगा। ग्रेट मिलिंद भाई, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था सुभाष भाई के द्वारा। प्रॉपर डेटा इनपुट्स और जो डेटा स्टडी इन्होंने किया और उसके बेस पे जो प्रेडिक्शन किया, ऑल द थिंग वाज वेल। डिफेंस के सेक्टर में जनरली जैसे पहले हम लोग इतना इन्वेस्ट नहीं करते थे। मुझे अभी भी ध्यान है कि जब हमने दशक पहले इन्वेस्ट किया तब हमने वैल्यू बाइंग से इन्वेस्ट किया था सुभाष भाई। तब ग्रोथ नहीं था। नहीं, आपने सुना होगा कि जब बाजार टूटता है तो लोग वैल्यू बाइंग करते हैं अच्छी कंपनियों में। तो देखो, ये क्वालिटी तो पहले भी थी, ग्रोथ नहीं था वो टाइम पे, तो क्वालिटी थी बहुत अच्छी। टूटी थी वो 2008 के फॉल के दरमियान, तो उस समय वैल्यू बाइंग सोच के लिया, और फिर ग्रोथ उस समय नॉर्मल आता था। तो हमने कभी भी ये उम्मीद नहीं किया था कि ऐसी कंपनी हमें 15-20% का ग्रोथ दे सकती है। लेकिन देखो, अभी आप पिछले कुछ समय से ये वैल्यू बाइंग से, क्वालिटी बाइंग से अभी ये ग्रोथ बाइंग में आ गया। तो अब ये स्टॉक को हम यस ग्रोथ स्टॉक कह सकते हैं, डिफेंस सेक्टर को हम ग्रोथ सेक्टर कह सकते हैं। हो सकता है पहले ये प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट ना हो डिफेंस में, पर यस, ये इंडिया कंट्री में प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हम लोग एक टाइम पे खाली 1% इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि हमको पता था ग्रोथ बहुत मिलना नहीं है, वैल्यू है, डिविडेंड जिंदगी भर मिलेगा, अच्छी कंपनी है, होनी चाहिए। पर आपने जो 2% वेटेज बताया बिल्कुल प्रॉपर है, 2% वेटेज होना चाहिए हमारा यहाँ, राइट। सो यस, अगर रिटायर्ड लोग इन्वेस्ट करेंगे बेशक अच्छा उनको डिविडेंड जिंदगी भर मिलेगा, कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया है। तो वेल मैनेज कंपनी, अच्छे ऑर्डर इनको बाहर एक्सपोर्ट के भी अभी आते जा रहे हैं, ब्रांडेड इनकी भी अच्छी प्रोडक्ट्स है, हम बहुत अच्छा उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजों के बावजूद अभी ये टारगेट पे, राइट। तो जो हमने पिछले साल उम्मीद किया था वो टारगेट ये अभी आ चुके हैं। तो ऐसे समय पे देखो, जो SIP कर रहे हैं वो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब गिरेगा तब भी वो लोग ले पाएंगे, राइट। पर कम स्टेक रखे और वैल्यू बाइंग की अगेन अपॉर्चुनिटी देखे भविष्य में। हर एक सेक्टर में कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम आते हैं, अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, ना। दूसरी सब कंपनियां अभी बाइंग मोड पे पड़ी है। आपको ज्यादातर कंपनी बाइंग लेवल पे मिलेगी, पर ये बाइंग लेवल पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कमी नहीं है। अभी भी ग्रोथ है, ट्रेंड एकदम पॉजिटिव है, प्रॉफिट एकदम जोरदार बढ़ रहा है। तो ये कैसे आपको बाइंग लेवल पे मिलेगा? अभी नहीं मिल सकता है। तो अभी ये रैली कर रहा है, करने दो, पर एग्रेसिव बाइंग शांति से, जब कभी अपॉर्चुनिटी मिले वैल्यू बाइंग की तब करना चाहिए। अभी आधा 1% जैसा स्टेक लेके अगर रख देते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बराबर ना। तो ग्रेट एंड थैंक यू वेरी मच। और उसके साथ मिलिंद भाई, सुभाष भाई, कुछ लोगों की क्वेरी है जो हमने लिख के रखी हुई है, तो मैं पूछूं प्रश्न? देखो, सबसे ज्यादा जो यहाँ पे लोगों की क्वेरी आती है वो यही थी, कैन वी बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स? तो भी ये प्रेजेंटेशन ही उसी पे था, मुझे लगता है ये जवाब तो मिल ही गया होगा, बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बराबर ना, राइट। दूसरा प्रश्न जो लोगों का है, इज BEL अ गुड शेयर? इसका जवाब भी मिल गया होगा कि नहीं मिला होगा? यस सर, ये भी क्लियर हो गया होगा। ये भी क्लियर हो गया। ये गुड नहीं तो क्या गुड है फिर? कोई डेप नहीं, इतना सब टर्नओवर, इतना ग्रोथ करने के बावजूद डेप फ्री स्टेटस के साथ ये मेंटेन करना। और दूसरा जो मैंने बताया ना कि देखो, अच्छी कंपनियां भी कभी कभी लॉस करती है। कितना अमेजिंग बात है कि इतने दशकों से कंपनी ने कभी लॉस नहीं किया। तो इसको फिर गुड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? गुड नहीं है, बेस्ट। तीसरा लोगों का जो बहुत ज्यादा क्वेरी रहता है BEL में वो है,
is Bharat Electronics a debt-free company? 100%, zero debt. हाँ, ये भी क्लियर हो गया होगा लोगों का, डेट फ्री ही है। और BEL शेयर प्राइस टारगेट 2022 जो लोग क्वेरी करते हैं उसमें एक ये भी प्रश्न है 2022 का टारगेट। हाँ, वो टारगेट आ गया है, आ गया तो मजा करो। यस राइट। तो मेरे ख्याल से देखो जितनी भी क्वेरी है वो तो सबकी क्लियर होगी राइट। बराबर। एक और चीज मुझे नोट करने जैसी लगी कि PE को अपग्रेड किया है, बराबर ना, जैसा बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। PE अपग्रेडेशन ये ऑटोमेटिकली हर एक सेक्टर में जैसे जैसे सेक्टर मेच्योर होता जाता है ये होता है जब ग्रोथ बढ़ता है। जैसे एक टाइम पे कुछ ऐसी कंपनियां भी थी जिनका ग्रोथ पहले एवरेज हुआ करता था, पर इंडियंस की इनकम बढ़ने से वो सेक्टर भी अच्छे बढ़े तो वहां पे भी PE अपग्रेडेशन हुआ। वैसा डिफेंस में है, मैंने पहले बताया, पहले ग्रोथ नहीं था तो लो PE था, अभी ग्रोथ है तो हाई PE है। तो ये PE अपग्रेडेशन PE डिग्रेडेशन होता है। डीमार्ट जैसे अभी 100+ के PE पे है, तो जिंदगी पर थोड़ी ना रहने वाला है, अभी बहुत अच्छा ग्रोथ है। तो आने वाले 5 साल 10 साल बाद जब ग्रोथ थोड़ा हल्का होगा 25% जैसा, तो PE भी इसका 50 पे आ जाए। तो सुभाष भाई ने जो बोला PE अपग्रेडेशन 100% ये भी ध्यान रखना चाहिए, ग्रोथ बढ़ने से PE अपग्रेड होता है, बराबर। तो ओवरऑल इससे पहले की जो कंपनी थी वहां पर भी हमने इस तरह से किया, जैसे कि टाटा कंज्यूमर। हाँ देखो, अच्छा याद कर, एकदम लो ग्रोथ था, वहां से एकदम वो वहां पर देखिए वो एक नया एक हाई ग्रोथ वाले सेगमेंट में एंटर हुआ इसी वजह से। राइट। इसमें में भी लो PE था, लेकिन वहां से वो एक वैल्यू बाइंग था, और उसके बाद उसके अलग अलग सेगमेंट जैसे लाइफ इंश्योरेंस, AMC और वो सब अच्छा करने लगे, तो इसीलिए अपग्रेडेशन हुआ। और यहाँ पर एक गवर्नमेंट का फोकस है और ओवरऑल हमारा स्पेंडिंग बढ़ रहा है और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, इसीलिए सेल्स बढ़ रहा है, इसीलिए हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं। हाँ, जो आपने टाटा कंज्यूमर बताया, यस सर, उस आपने जो टाटा कंज्यूमर बताया वो टी कॉफी की वजह से लो ग्रोथ था, लो था। यस सर। अभी आई जैसे रिलायंस इंडस्ट्री ऑयल गैस की वजह से लो था, अभी चल रहा है, सब उसको ऊपर खींच रहे, PE अपग्रेडेशन होगा, राइट। ITC टोबैको की वजह से लो PE। तो ये चीज बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है आपके प्रेजेंटेशन से ये भी मिली होगी लोगों को, बराबर, राइट। तो थैंक यू वेरी मच मिलिंद भाई, या बॉल इज बैक विद यू। थैंक यू सर, एंड थैंक यू सुभाष जी।